हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एक एकांकी मातृभूमि का मान लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हरिकृष्ण प्रेमी जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख नाटककार हैं, एकांकीकार हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा से हिंदी के एकांकी साहित्य को समृद्ध बनाया है। तो आज मैं हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित एकांकी मातृभूमि का मान के कथा वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हमेशा की तरह मैं सारी बातों को लिख कर बतला रही हूँ ताकि आप लोग पहले मेरी बातों को सुने और बाद में धीरे धीरे करके सारी बातों को अपनी कॉपी में लिख भी लें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब शिक्षक कोई बात समझाते हैं तो बच्चे सुनते तो हैं खूब ध्यान से, लेकिन सभी बच्चे उसे याद नहीं रख पाते हैं। कुछ बच्चे के दिमाग में सारी बातें हमेशा के लिए कैद हो जाती है, उन्हें हमेशा के लिए सारी बातें याद हो जाती है। परंतु सभी बच्चे तो एक जैसे नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सुनते तो हैं खूब ध्यान से, मगर बाद में अगर उनसे पूछा जाता है तो वे कुछ बता नहीं पाते हैं, ठीक ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जो बच्चे सारी बातों को सुनते हैं खूब ध्यान से परंतु बाद में भूल जाते हैं, तो वे सारी बातों को अगर लिख लेंगे तो उन्हें क्या होगा, हमेशा के लिए वो सारी बातें याद हो जाएगी, क्योंकि वो सारी बातें उसके कॉपी में है। जब भी उन्हें लगेगा कि वो कुछ बात को भूल रहे हैं तो वे अपने कॉपी में उन सारी बातों को देख लेंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सारी बातें लिखकर समझाती हूँ। तो चलिए आज का विषय आरंभ कर रही हूँ। मातृभूमि का मान, हरिकृष्ण प्रेमी कथा वस्तु। देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित मातृभूमि का मान एकांकी राष्ट्र चेतना और सांप्रदायिक बंधुत्व की भावनाओं को प्रोत्साहित करता है। कि नाटक या एकांकी की यह विशेषता रही है कि उनकी एकांकी स्वदेश प्रेम भावना से ओतप्रोत होती है। तो इसी आधार पर हम यह कह सकते हैं कि मातृभूमि का मान एकांकी में भी हम इसी स्वदेश प्रेम की भावना, एकता की भावना, सांप्रदायिक बंधुत्व की भावना को देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने इस एकांकी के द्वारा यह बतलाया है कि मातृभूमि की रक्षा तथा उसके मान के लिए शत्रु मित्र सभी को एक सूत्र में बंध कर यानी एकता के साथ स्वदेश की रक्षा करने को प्रस्तुत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर देश पर संकट आता है, यदि हमारे देश पर कोई मुसीबत आती है, विदेशी आक्रमण होता है, तो हमें आपसी मतभेद को भुलाकर यानी शत्रु मित्र की भावना से ऊपर उठकर एकता के साथ उस संकट का सामना करना चाहिए। तभी हमें सफलता प्राप्त होगी, तभी हम अपने स्वदेश की रक्षा कर सकेंगे। इसी बात को इस एकांकी में दर्शाया गया है। अब देखिए, मेवाड़ का शासक महाराणा लाखा है और वे अपने सेनापति अभय सिंह को बूंदी के शासक राव हेमू के पास भेजते हैं और कहलवाते हैं कि हम राजपूतों की असंगठित शक्ति विदेशी शक्ति के आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, अतः सभी राजपूत राजाओं की शक्ति केंद्र के अधीन हो, यह आवश्यक है। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे छोटे और बूंदी जैसे राज्य मेवाड़ के अधीन ही रहे। अब देखिए, यहाँ पर बतलाया गया है मेवाड़ का राजा कौन है, यानी राणा कौन है, लाखा सिंह, और उसका एक सेनापति कौन है, अभय सिंह। तो महाराणा लाखा सिंह ने अपने सेनापति अभय सिंह को कहाँ भेजा, बूंदी के शासक राव हेमू के पास भेजा। क्यों भेजा, ये बतलाने के लिए कि यदि हम लोग असंगठित रूप से रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो विदेशी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अतः विदेशी शक्ति का मुकाबला करने के लिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम एक साथ एकजुट होकर एक केंद्र के अधीन रहे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, केंद्र के अधीन रहे, यानी किसी एक राजा के अधीन रहें। यहाँ पर ये जो केंद्र के अधीन रहे जो बात कही गई है, इसी बात से क्या होता है, जो बूंदी के शासक राव हेमू है उसे आपत्ति होती है। इस कथा वस्तु को जब मैं समझाऊंगी तो आप देखेंगे
कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का क्या तात्पर्य हो गया कि जितने भी छोटे छोटे राज्य होंगे वे सभी राज्य एक राजा के अधीन होंगे। सेनापति के इस प्रस्ताव से बूंदी के शासक राव हेमू असहमत हैं। मैंने पहले ही आपको बतलाया कि जब सेनापति अभय सिंह बूंदी के शासक राव हेमू से यह जब प्रस्ताव रखते हैं कि सभी राज्य जो होंगे, छोटे छोटे राज्य जो होंगे, एक केंद्र के अधीन होगा, एक राजा के अधीन होगा, और इसी बात से जो बूंदी के शासक थे राव हेमू, उनको आपत्ति हुई, वे असहमत हो गए। और वे क्या कहते हैं देखिए, उनके अनुसार बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही महाराणा लाखा का सम्मान कर सकता है, किंतु अधीन होना पसंद नहीं है। तो बूंदी के शासक राव हेमू का यह कहना था कि वह महाराणा लाखा का सम्मान करते हैं, लेकिन वे उनके अधीन नहीं रहेंगे। वे स्वतंत्र होकर के ही महाराणा लाखा के आदेश का पालन करेंगे। यद्यपि एक बार निमरा के युद्ध के मैदान में मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा को बूंदी के शासक राव हेमू से पराजित होकर मैदान छोड़कर भागना पड़ा था, अतः महाराणा लाखा को आत्मग्लानि का बोध होता है। वे स्वयं को धिक्कारते भी हैं। इतना ही नहीं, वे यह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक बूंदी के किले में ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। वे हर कीमत पर बूंदी राज्य को जीतना चाहते हैं। अब घटना क्या घटी? बूंदी के शासक राव हेमू ने क्या किया? महाराणा लाखा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वे उसकी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्र होकर, महाराणा लाखा के अधीन होकर नहीं। एक बार की बात है, निमरा के युद्ध के मैदान में महाराणा लाखा और बूंदी के शासक राव हेमू के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में महाराणा लाखा को हार का मुंह देखना पड़ा, यानी वे मैदान छोड़कर भाग गए। अब इस बात को लेकर के महाराणा लाखा के मन में क्या है? आत्मग्लानि का बोध है। वे अपने आप को धिक्कारते हैं और उन्हें अब ऐसा लगता है कि एक छोटा सा राज्य बूंदी उसके आदेश का पालन नहीं करेगा, और इसीलिए वे प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक वे बूंदी राज्य को अपने मेवाड़ में नहीं मिला लेंगे तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। यानी वो बूंदी के किले को जीतकर सेना के साथ, ससैन्य मतलब सेना के साथ वहाँ प्रवेश करना चाहते हैं, यानी बूंदी राज्य को जीतना चाहते हैं। ये उसने प्रतिज्ञा कर ली। अब क्या होता है देखिए, महाराणा लाखा अपनी यह मनसा चारनी के समक्ष रखते हैं, तो चारनी महाराणा को युद्ध न करने का प्रस्ताव देती है। साथ ही कहती है यदि बूंदी राज्य से कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दे। तो महाराणा लाखा के मन में जो विचार उठे, ये जो उनकी इच्छा थी, उनकी जो मनसा थी, उसने एक चारनी से कहा। चारनी कौन होते? आप लोग अगर मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर चारण का उल्लेख पाएंगे। चारण कौन होते हैं? जो राजा की प्रशंसा में, राजा की कीर्ति में क्या करते हैं? युद्ध संबंधी, वीरता संबंधी गीत को गाते हैं, वैसे ही चारणी है। तो चारण क्या? कवि थे। वे राज दरबार में रहते थे, राजा की प्रशंसा करते थे, राजा की प्रशंसा में कविता लिखते थे, युद्ध के मैदान में जाते थे और अपने वीरतापूर्ण कविता से राजा को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। तो राजा ने जब अपना यह विचार, अपनी जब यह इच्छा एक चारनी के समक्ष रखी, तो चारनी ने उसे यह समझाया कि आप इस बात को भूलें और यदि बूंदी राज्य से कोई गलती हो गई है तो उसे आप क्षमा कर दें, आप अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें, क्योंकि ये प्रतिज्ञा व्यर्थ है। महाराणा लाखा तो बूंदी को अपने अधीन करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन महाराणा लाखा ने तो प्रतिज्ञा कर ली है, ये राजपूत की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा करने के बाद इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तब चारनी एक उपाय सुझाती है कि मेवाड़ में ही बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए और महाराणा लाखा उसे ध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेंगे। तब चारनी ही महाराणा लाखा को यह समझाती है, यह उपाय बताती है, सुझाना माने उपाय बताना, कि आप एक काम कीजिए, मेवाड़ में ही बूंदी का एक नकली दुर्ग बना लीजिए मिट्टी से, फिर आप उसे क्या कीजिए, सेना के साथ उसे ध्वंस कर दीजिए। तो इससे क्या होगी? आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी, आपकी बात रह जाएगी। महाराणा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, पर उन्हें लगता है कि नकली मिट्टी के दुर्ग बनाने पर वे युद्ध किसे करेंगे। अब महाराणा लाखा ने चारनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
फिर वे सोचते हैं कि दुर्ग तो बन जाएगा नकली। जब वे दुर्ग को जीतने के लिए जाएंगे तो वे युद्ध किससे करेंगे? वहाँ तो कोई सैनिक होगा नहीं, तो वो क्या बिना युद्ध के ही दुर्ग को ध्वंस कर देंगे? ये तो अच्छा लगेगा नहीं। तब तय होता है कि दुर्ग के भीतर कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे जो बंदूकों से महाराणा पर झूठे वार करेंगे। तब क्या होता है, महाराणा के इस बात पर कि वे युद्ध किससे करेंगे, यह निर्णय लिया जाता है कि उस नकली दुर्ग में कुछ सैनिक रखा जाएगा और वो क्या करेंगे, महाराणा लाखा के साथ नकली युद्ध करेंगे और इस प्रकार महाराणा लाखा उन सैनिकों को हरा करके दुर्ग को जीत लेंगे। इसके बाद क्या होता है देखिए, सेनापति ने वीर सिंह नामक एक सैनिक के साथ कुछ अन्य साथियों को नकली युद्ध करने के लिए मिट्टी के बने बूंदी के नकली दुर्ग में भेज दिया। तब क्या होता है, सेनापति अभय सिंह ने क्या किया, एक वीर सिंह नामक सैनिक को उनके अन्य सैनिकों के साथ उस नकली दुर्ग में भेज दिया कि वे ही महाराणा लाखा के साथ नकली युद्ध करेंगे। पर होता क्या है देखिए, वीर सिंह की जन्मभूमि बूंदी होने के कारण उसके हृदय में मातृभूमि के सम्मान की रक्षा की भावना उत्पन्न हो जाती है। भले ही दुर्ग नकली हो, फिर भी है तो बूंदी का। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जिस सैनिक को सेनापति अभय सिंह ने नकली दुर्ग में भेजा कि वे राजा के साथ नकली युद्ध करेंगे, वह वीर सिंह जो था वो तो एक सैनिक है, उसकी जन्मभूमि कहाँ है, बूंदी है। अब भले ही नकली दुर्ग हो, लेकिन है तो बूंदी का, उसकी मातृभूमि का, उसके जन्मभूमि का। उसके मन में अपने जन्मभूमि के प्रति सम्मान की भावना, अपने जन्मभूमि की रक्षा की भावना जो है पैदा हो जाती है। वीर सिंह ने महाराणा लाखा के साथ हुए नकली युद्ध में भी बूंदी का सम्मान रखने के लिए और विजय प्राप्ति के लिए वास्तविक युद्ध करते हैं। अब वीर सिंह जो है, उन्हें कहा गया था नकली युद्ध करने, लेकिन वीर सिंह क्या करता है, अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने जन्मभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए वो महाराणा लाखा के साथ सचमुच का युद्ध करते हैं, वास्तविक युद्ध करते हैं। उन्होंने अपनी देशभक्ति की भावना और साहस का परिचय दिया। अंत में वीर सिंह मारा जाता है और इस प्रकार उसने महाराणा लाखा के साथ सचमुच का युद्ध किया, वास्तविक युद्ध किया। जो युद्ध नकली होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, वास्तविक युद्ध किया। और इस युद्ध में उसने अपनी देशभक्ति की भावना का परिचय दिया, अपने स्वदेश प्रेम की भावना का परिचय दिया, अपनी वीरता, बहादुरी और साहस का परिचय दिया और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी वो मारा जाता है। महाराणा को यह एहसास होता है कि उसने भले ही नकली दुर्ग को जीत लिया, पर यह तो उसकी सबसे बड़ी हार है। महाराणा लाखा इस निर्णय पर पहुंचते हैं, वे आत्ममंथन करते हैं। कब? जब ये नकली युद्ध को करने के बाद वो देखते हैं कि वीर सिंह ने किस बहादुरी के साथ, किस वीरता के साथ युद्ध किया और अंत में वीरगति को प्राप्त किया। उसके इस बहादुरी को देखकर, उसके स्वदेश प्रेम की भावना को देखकर महाराणा लाखा आत्ममंथन करते हैं कि उसने जो आज यह युद्ध जीता, ये तो वास्तव में उसकी हार है। झूठे अभिमान, व्यर्थ के अहंकार ने न जाने कितनों की जान ले ली। वे पुनः एक बार आत्मग्लानि, अपराध बोध से भर जाते हैं और इस प्रकार उन्हें लगता है कि उसने जो बूंदी के किले को ध्वंस करने की जो ठानी है, ये उनका झूठा अभिमान है, व्यर्थ का अभिमान है, व्यर्थ का अहंकार है, जिसके कारण कितने सैनिकों की जान चली गई। वीर सिंह के मृत शरीर के पास बैठकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। उनके मन में बार बार यह सवाल उठता है कि इस घटना को बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत क्या भूल सकेगा। अब महाराणा लाखा वीर सिंह के शव के पास, मृत शरीर के पास बैठते हैं, अपने अपराध बोध के लिए आत्मग्लानि का भाव भरकर पछताते हैं और पूछते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि आज की ये घटना, आज जिस घटना ने वीर सिंह की जान ले ली, इस घटना को क्या हाड़ा वंश का प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि बूंदी का जो शासक राव हेमू, कभी भूल पाएगा? ये सवाल उनके मन को बार बार कचोटता है, बार बार अपराध बोध से भर देता है।
तभी बूंदी के शासक राव हेमू आकर महाराणा से यह कहते हुए आश्वासन देते हैं कि सभी राजपूत युग युग से एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि महाराणा लाखा इस बात को समझे कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा, सभी देश जाति वंश की मान की रक्षा करने वाले सैनिक हैं। तभी क्या होता है, बूंदी के जो शासक राव हेमू आते हैं और महाराणा लाखा को ये आश्वासन देते हैं, यह समझाते हैं कि राजपूतों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी अपने देश जाति वंश की रक्षा के लिए जान देने वाले सैनिक हैं। वे हमेशा से एक हैं, वे किसी के अधीन नहीं हैं, यानी यहाँ ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, सभी बराबर हैं। अतः सबको मिल करके देश की रक्षा में अपना योगदान देना चाहिए। और इस प्रकार वे स्वयं को देश की रक्षा करने वाला एक सैनिक बतलाते हैं कि वे राजा नहीं हैं, वे तो एक सैनिक हैं। महाराणा लाखा बूंदी के शासक राव हेमू की बात से सहमत होते हैं और सभी दिवंगत शहीद वीर सिंह के शव के आगे सिर झुकाते हैं। और इस प्रकार जब बूंदी के शासक राव हेमू इस तरह की बातें कहते हैं कि सभी समान है और सबकी यह परंपरा रही है कि हम अपने देश और जाति के सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दें, क्योंकि हम सभी सैनिक हैं, हम सभी बराबर हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। तो इस बात से महाराणा लाखा भी सहमत होते हैं और सभी जो है दिवंगत शहीद वीर सिंह के शव के समक्ष जो है अपना मस्तक झुकाते हैं, यानी उन्हें सम्मान देते हैं। तो यह है मातृभूमि का मान एकांकी की कथा वस्तु। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने सहज रूप से मातृभूमि की मान एकांकी की कथा वस्तु को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसे आप भली भांति समझ गए होंगे। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत हुई होगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मातृभूमि का मान एकांकी के उद्देश्य को लेकर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।